हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना पाएंगे। तो देखिए, जो डाइजेशन है उसमें जो एनसीईआरटी है उसमें जब आप डाइजेशन का जब चैप्टर खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एल्फेंसो कॉटाई। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, जब हम लोग आज से 13-14 साल पहले एआईपीएमटी का एग्ज़ाम दिया करते थे तब काफ़ी सारे साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल केवल उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एक तो साइंटिस्ट के जो क्वेश्चंस जो साइंटिस्ट के जो ऊपर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी वाले तो याद कर ही लें। तो जो एल्फेंसो कॉटाई हैं उनका जो जन्म है 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1888 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एल्फेंसो कॉटाई कहाँ के रहने वाले थे तो वो इटली के रहने वाले थे और वो एक एनाटॉमिस्ट थे। उनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ था। अच्छा, जो कॉटाई थे उन्होंने जो अपने साइंटिफिक करियर की जो शुरुआत की थी ना, वो उन्होंने रेप्टाइल्स पे काम किया था। एक्चुअली वो रेप्टाइल्स के अंदर रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। पर कुछ समय बाद हुआ क्या कि उनका जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया टुवार्ड्स द मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, मतलब कि वो मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम को स्टडी करने लगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने 1851 में 1851 में उन्होंने खोज की ऑर्गन ऑफ कॉटाई की। देखिए, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई को समझने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड्स पे चलते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें ईयर का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा जो स्लाइड है इसमें ये जो ऑरेंज कलर है, ये जो ऑरेंज कलर जो ड्रॉ किया हुआ है पूरा ऑरेंज कलर, ये होता है आपका एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से किया है दिस इज़ योर एक्सटर्नल ईयर। तो ये ऑरेंज कलर जो है एक्सटर्नल ईयर है। ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है, ये पिंक कलर वाला पार्ट जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पिंक कलर वाला पार्ट जो है ये है आपका मिडिल ईयर। और ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट है दिस इज़ योर इंटरनल ईयर। ओके, सो देखिए, इंटरनल ईयर के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका कॉकलिया, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये है आपका कॉकलिया, और एक होता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, जो वेस्टिबुलर एपरेटस है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो ये सेमी सर्कुलर टाइप की जो कैनाल्स हैं वो, और दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। तो आपको इतना याद रखना है कि ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर और उसके बाद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में भी कॉकलिया एक पार्ट होता है और एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये एक नेक्स्ट स्लाइड है। ये स्लाइड में क्या किया गया है कि इस स्लाइड के अंदर जो कॉकलिया है उसका कट सेक्शन दिखाया गया कि कॉकलिया अंदर से दिखता कैसे है। देखिए, कॉकलिया को आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक रबड़ का पाइप है जिसको गोल गोल घुमा दिया है। तो जब आप उसका एक कट सेक्शन लेंगे तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है स्केला वेस्टिब्यूली, सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे स्केला मीडिया और सबसे लास्ट में स्केला टिम्पेनी। ओके, सो ये तीन कंपार्टमेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिब्यूलिया उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि रीजनर्स मेम्ब्रेन कहाँ होती है। तो रीजनर्स मेम्ब्रेन जो होती है, रीजनर्स मेम्ब्रेन आपकी कॉकलिया के अंदर होती है, बिटवीन द स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला मीडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच में। तो ये दो मेम्ब्रेन्स आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ना, इसके ऊपर ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, तो ये आपका दिस इज योर ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर आप देखेंगे ये एक रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ आप देखेंगे ये जो येलो कलर का जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज योर स्ट्राया वेस्कुलेरिस। ओके, स्ट्राया वेस्कुलेरिस, ये जब बाद में पढ़ेंगे ईयर तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझिए। तो अब ये एल्फेंसो कॉटाई ने क्या किया था, उन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉटाई की खोज की थी। एक्चुअली ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो स्ट्रक्चर है ये कॉकलिया के अंदर होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमने अभी देखा कॉकलिया के ऊपर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और इसमें कुछ हेयर सेल्स होती हैं। ये जो हेयर सेल्स क्या करती हैं,
ये जब आपके कानों में कोई साउंड की वाइब्रेशन आती है ना, तो उसको कन्वर्ट कर देती है नर्व इम्पल्स में, और वो नर्व इम्पल्स जाते हैं ब्रेन तक और आप साउंड को परसीव कर पाते हो, समझ पाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी जो कि एल्फेंसो कॉटाई ने की, और अंत में उनकी मृत्यु हो गई 1888 में। ये स्लाइड हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये भी। और अब देखते हैं ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ओके, सो सबसे ऊपर आप देखिए इंपॉर्टेंट, ये दिस इज योर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब भी आपके एक्सटर्नल ईयर से साउंड के वाइब्रेशन आते हैं तो वो मिडिल ईयर से होते हुए इंटरनल ईयर तक पहुंचते हैं, और वहाँ पे जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ना, ये वाइब्रेट होना शुरू कर देती है, और इसके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे हेयर सेल्स होती हैं, ये हेयर सेल्स हैं, इन हेयर सेल्स में इनके वाइब्रेशन ट्रांसमिट होते हैं, और यहाँ से ये जो सिग्नल है ये ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन को चला जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है जो आपकी हियरिंग की जो मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपकी आउटर हेयर सेल, ये वाले जो सेल्स हैं ये, दीज आर योर आउटर हेयर सेल्स। ये आपके हैं इनर हेयर सेल, ये इनर हेयर सेल हैं। तो आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल्स। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर है, इसमें आप एक निमोनिक याद रखेंगे, ए बी सी और डी। तो ए से क्या होता है, ए से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बी से है यहाँ पे सेल्स ऑफ बॉचर्स, सेल्स ऑफ बॉचर्स जो है वो बी से है। सी से क्या है, सी से है यहाँ पे आपकी, सी से सेल्स ऑफ क्लाउडियस, सेल्स ऑफ क्लाउडियस। ओके, एंड डी से क्या है, डी से है आपका सेल्स ऑफ डीटर्स। तो ये 3 सेल हमेशा याद रखनी है, और एक और सेल होती है सेल्स ऑफ हैंसन। तो आपने क्या समझा इसमें, बी से हो गया सेल्स ऑफ बॉचर, सी से सेल्स ऑफ क्लाउडियस, डी से सेल्स ऑफ डीटर्स और सेल्स ऑफ हैंसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसमें ये बेसिलर मेम्ब्रेन है आपकी, दिस इज योर बेसिलर मेम्ब्रेन। ये आपकी टनल ऑफ कॉटाई है, ये पिलर्स हैं, और ये आपकी ऑडिटरी नर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर कभी भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अब हम एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फूड क्या है। तो फूड जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहाँ बनता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि भाई जो आपका फूड है उसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो फूड के मेजर कंपोनेंट हमेशा याद रखने 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमेशा याद रखिएगा ये मेजर कंपोनेंट हैं। तो अगर ये मेजर हैं तो माइनर कंपोनेंट क्या होते हैं, तो माइनर कंपोनेंट होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो है आपके विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, अच्छा, फूड क्या करता है, तो फूड आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर कहीं भी आपको चोट लगती है, कुछ भी होता है, या फिर एक बच्चे की जब ग्रोथ होती है, कोई बड़ा होता है, तो वो होती कैसे, क्योंकि हमको फूड से एनर्जी मिलती है और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। तो यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर। देखिए, वाटर जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, एक तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, और दूसरा जो कि हम सब लोग जानते हैं, टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ओके, अगर आप कभी कभी देखोगे गर्मियों में पानी कम पीते हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके, और कभी कभी किसी को डायरिया हो गया, कुछ हो गया, तो उसको लूज स्टूल पास होता है तो भी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वाटर बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए। और जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो वहाँ पे एक बायोकेमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में, वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, और कैसे वहाँ पे वाटर यूटिलाइज होता है। पर अभी के लिए आप याद रखिए कि वाटर जो होता है वो ज़रूरी होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कभी भी एमसीक्यू आए गलत आंसर मत लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भाई जो आपके जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये जब आप खाते हैं ना खाने में, तो ये इसी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकते हमारी बॉडी के अंदर, ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि इनको ब्रोक किया जाता है, ठीक है, इनको तोड़ा जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, उनको ब्रेक करके उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आप देखेंगे एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल बात है कि जो कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करना सिंपल सब्सटेंसेस में जो कि आराम से एब्जॉर्ब हो सकें, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि डाइजेशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, डाइजेशन बेसिकली ना जो है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और बायोकेमिकल डाइजेशन,
ठीक है। तो मैकेनिकल में क्या होता है, अभी मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि जो आपने खाने को खाया, जो आपने खाने को दांतों से चबाया, या जो पेरिस्टॉल्सिस हुई जो खाने को आगे आपकी इंटेस्टाइन में लेके गई, वो सब मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट है। और बायोकेमिकल डाइजेशन का क्या पार्ट है कि बायोकेमिकल मेथड में होता है कि भाई जो आपका एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपका जो फैट होता है वो मोनोग्लिसराइड में टूटता है, तो ये सब चीज़ें जो बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो सब आती हैं आपकी बायोकेमिकल मेथड्स के अंदर। तो ये एमसीक्यू आप कभी भी मत गलत करना। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। नेक्स्ट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए दो, जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई, एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हो एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, ठीक है, जो रन करती है कहाँ से, वेंट्रल बॉडी कैविटी से। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर दो कैविटी होती हैं, एक होती है डॉर्सल बॉडी कैविटी, एक वेंट्रल बॉडी कैविटी। सपोज करो ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो हिस्सा आपका फ्रंट की तरफ होता है, चेस्ट वाला हिस्सा, ओके, जो चेस्ट वाला हिस्सा है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, ये वेंट्रल होता है, और जो पीछे पीठ वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। तो जो आप फील करोगे जो इंटेस्टाइन जो होती है वो आपके वेंट्रल एंटीरियर पार्ट की तरफ होती है, तो ये जो वेंट्रल बॉडी कैविटी है उसके थ्रू रन करती है, ठीक है, और एक्सटेंड करती है कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक ये एक्सटेंड करती जाती है। अच्छा, पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता था कि भाई एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, मैन के अंदर, तो वो होती है लगभग 30 फीट, 30 फीट की लेंथ होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बात हमारे सामने आती है कि भाई इतनी लंबी लेंथ की ज़रूरत क्या थी, तो इतनी लंबी लेंथ की ज़रूरत इसलिए थी बिकॉज इससे क्या होता है, इससे जो फूड का जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इतनी लंबी लेंथ की हमको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में मतलब जो रहते हैं, मतलब तो ऑर्गन कंप्राइजिंग द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड क्या क्या है, माउथ कैविटी होगी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो मेन हो गए ऑर्गन जो कि एलिमेंट्री कैनाल को बनाएंगे। कुछ होते हैं आपके एक्सेसरी ऑर्गन इनके अलावा, जैसे कि टीथ हो गए, गम्स हो गए, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, अपेंडिक्स हो गई, ये सब चीज़ें। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले तो ओरल कैविटी होती है और माउथ होता है यहाँ पे, ओके। उसके बाद होती हैं जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स में आती हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, 3 तरह की ग्लैंड होती हैं। इसके बाद ईसोफेगस आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये स्टमक आ गया, स्टमक के बाद आपका इधर ड्यूडेनम आ गई, ड्यूडेनम के बाद क्या हुआ आपका, ये ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसमें एक ड्यूडेनम होता है, दूसरा जेजुनम होता है और तीसरा होता है इलियम, ओके। उसके बाद एक ग्लैंड आ गया, ये पेनक्रियाज आ गया, उसके बाद इधर ऊपर की तरफ लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया। उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक पार्ट होता है सीकम, उसी से एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आती है आपकी कोलोन, कोलोन के 4 पार्ट हैं, एक होता है असेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ये असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स वाला ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। बाद में ये एस की शेप का होता है, अगर एस की शेप जैसी कोई भी चीज़ है मेडिकल साइंस में तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड, तो ये हो गई सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद रेक्टम और आखिरी में एनस। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई एलिमेंट्री कैनाल, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो शुरू होती है वो एंटीरियरली शुरू होती है, कहाँ से, जो उसकी एंटीरियर ओपनिंग है वो है उसकी माउथ, ठीक है, और जो ये पीछे की तरफ कहाँ ओपन होती है, पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद माउथ जो होता है भाई, माउथ फाइनली माउथ होता है, माउथ जो है माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, या उसको आप बोलोगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, ओरल कैविटी के अंदर एक तो टीथ होते हैं और आपके गम्स होते हैं, और क्या होता है, मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि ओरल कैविटी के अंदर होता है। तो टंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहले तो टंग जो होता है ना एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमेशा याद रखना। टंग जो होता है ना, आपकी जो टंग है वो मसल से मिलके बनी होती है। कभी जब आप जाएंगे एमबीबीएस में तो वहाँ एक एनाटॉमी नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे इसका डिसेक्शन भी होगा, तब आप देखेंगे कि टंग जो होती है ना आपकी वो मसल से मिलके बनी होती है। तो टंग जो होती है, टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, एकदम फ्रीली मूव करती है और मस्कुलर ऑर्गन होती है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि फ्रेनुलम क्या होता है, व्हाट इज़ द फ्रेनुलम। तो देखो ये जो टंग को जो ओरल कैविटी के फ्लोर से जो ये स्ट्रक्चर जो अटैच करता है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। तो ये एमसीक्यू कभी मत गलत करना कि फ्रेनुलम क्या होता है। तो फ्रेनुलम वो स्ट्रक्चर है जो टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड करके रखता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया कि टंग के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम लोग नुहंस ग्लैंड बोलते हैं। तो ये नुहंस ग्लैंड कभी अगर एमसीक्यू आता है कि भाई नुहंस ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, तो उसका आंसर होगा वो टंग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इज योर पेपिला ऑफ टंग। आप कभी भी अपनी टंग को देखना शीशे में तो टंग के ऊपर ना छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग पेपिला बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले पीछे की तरफ ना एक वी शेप में आपको पेपिला दिखेंगे, वी शेप में इस तरीके से। इनको बोलते हैं वी से आया है तो ये सर्कमवेलेट पेपिली। इसको याद करने का तरीका यही है कि जो ये वी शेप है और सर्कमवेलेट की स्पेलिंग में भी वी है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिली। एक होता है आपका फिलीफॉर्म पेपिली। ये फिलीफॉर्म पेपिली जो है सेंटर में होते हैं यहाँ पे, फिलीफॉर्म पेपिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज फंगी फॉर्म पेपिली। फंगी फॉर्म पेपिली कहाँ होते हैं, ये आपके टिप और साइड्स पे मिलेंगे आपको, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इस डायग्राम में एक चीज़ और याद रखना, पीछे की तरफ कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक पैलेटाइन टॉन्सिल और एक लिंगुअल टॉन्सिल। ये आप एमबीबीएस में आपके ज़्यादा काम आएंगे, इधर इसमें यूजी में तो इतने काम अभी सॉरी नीट में इतने काम नहीं आएंगे। तो ये पेपिली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि अपर सरफेस ऑफ द टंग पे होते हैं। ओके, और कुछ पेपिला के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होती है, और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की ये एक सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिससे कि हम टेस्ट की जो सेंसेशन है उसको परसीव कर पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आएगा वो ये है, वो पूछता है कि भाई कौन सा पेपिला कहाँ पे है। तो 3 मेन पेपिला है आपके पास। पहला है फंगी फॉर्म पेपिली। फंगी फॉर्म पेपिली कहाँ होता है, ऑन द टिप, टिप के ऊपर होता है, टंग की टिप के ऊपर। दूसरा है फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली होते हैं नियर द सेंटर एंड द साइड। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में कि सेंटर में और साइड में। ओके, आखिरी होता है आपका सर्कमवेलेट पेपिला। तो सर्कमवेलेट पेपिले कहाँ होते हैं आपके, नियर द बैक, और ये लार्जेस्ट होते हैं। अगर कोई पूछता है कि टंग में लार्जेस्ट पेपिला कौन सा है, तो वो आपका सर्कमवेलेट पेपिला है जो कि वी शेप्ड में होता है पीछे की तरफ। ओके, ये जो है ये वाला पेपिला जो वी शेप का पेपिला था, ये वाला पेपिला। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है नीट यूजी गुरु, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट एमसीक्यूज डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।